मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि नरेंद्र मोदी, तुमने अपने हिंदुस्तान के लोगों को भी मायूस किया, तुमने पाकिस्तान के लोगों को भी मायूस किया, तुमने दुनिया के अंदर साबित यह किया कि तुम लीडर नहीं हो, तुम स्टेट्समैन नहीं हो, तुम आखिर में एक तासुब पसंद, एक इंतहा पसंद इंसान हो। अगर फौज से मसले हल हो और शहरी इलाकों में आप फौज लेके जाएंगे, कहीं भी दुनिया की फौज जब शहरी इलाके में जाती है ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। और कश्मीरी लोगों ने बड़ा सफर किया इस वक्त। बंदूकों से और गोलियों से आप आवाज बंद नहीं कर सकते। इनके साथ पाकिस्तान के लोगों का दिल की धड़कन कश्मीर के लोगों के साथ धड़क रही है। भारत का तो सिर्फ एक ही इशू है कि पाकिस्तानी फौज कमजोर की जाए और वो डिस्क्रेडिट की जाए। कश्मीर में जो हुआ है, ये कहना कि पाकिस्तान कश्मीर में करवा रहा है, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? यही ब्लेम गेम ही चलती रहेगी कि ये पाकिस्तान की वजह से ये हो रहा है और पाकिस्तान सारा हम समझते हैं कि बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो हिंदुस्तान की वजह से हो रहा है। देखो नरेंद्र मोदी, ये पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी नवाज शरीफ नहीं है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। बनना है पाकिस्तान का वजीर तो जरूरी है मुद्दाए कश्मीर, क्योंकि यही पाकिस्तान की गुलाम सियासत को रास आता है। यही वजह है कि पाकिस्तान में नेता कोई भी हो वही बोलते हैं, उतना ही बोलते हैं जितना उनके आका उन्हें इजाजत देते हैं। पाकिस्तान चुनाव नतीजों के बाद इमरान की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से कम यह साफ हो गया कि पाकिस्तान में सिर्फ चेहरा बदला है, पाकिस्तानी फौज का मोहरा नहीं। वरना और क्या बात थी कि हिंदुस्तान का नाम आते ही इमरान खान के तेवर तल्ख हो गए, जुबान लड़खड़ा गई। हमारे इश्यूज के अंदर जो सबसे बड़ा इशू, कोर इशू है, वो कश्मीर है। कश्मीर में जो हालात हैं और जो कश्मीर के लोगों ने पिछले 30 साल में जो उनकी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, जो होनी थी, अगर फ़ौज से मसले हल हो और शहरी इलाकों में आप फ़ौज लेके जाएंगे, कहीं भी दुनिया की फ़ौज जब शहरी इलाके में जाती है ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। बमों के बारूद से गंधाते और आतंकियों की जहरीली तकरीरों से सुलगते पाकिस्तान से बहुत दिनों बाद जश्न की तस्वीरें आई हैं। 22 गज की पिच पर विरोधियों की गिल्लियां बिखेरने के जश्न से सियासत में विरोधियों को ऑल आउट करने में भी इमरान को 22 साल लगे, लेकिन अब जो हासिल हुआ है वो ठीक वैसा ही है जैसे 1992 में जीता हुआ क्रिकेट वर्ल्ड कप था। जश्न तब भी समूचे पाकिस्तान ने मनाया था, जश्न तो अब भी मनना ही चाहिए। लेकिन जिस तरह इमरान की जीत का स्कोर विनिंग टोटल के पास आकर ठहर गया, उससे वही बात सही साबित होती है जो चुनावों से पहले कही जा रही थी कि न नवाज जीतेंगे, न इमरान जीतेंगे, न बिलावल जीतेंगे और न ही जीतेगा हाफिज। जीतेगी तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की फौज जीतेगी। जीतेगी तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अफसरशाही जीतेगी। और हुआ भी वही। इमरान की पार्टी को सरकार बनाने के लिए किसी न किसी दल का समर्थन लेना ही पड़ेगा, यानी सरकार मजबूत नहीं, मजबूर रहेगी। और पाकिस्तान में मजबूरी का फायदा उठाने का नाम फौज है, ISI है। पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान ने जो नीयत जताई, उससे भी ये स्पष्ट संकेत मिलता है पाकिस्तान चुनाव में कुछ तो फिक्सिंग थी, वरना शंकाओं का सट्टा इतना फिट कैसे बैठता। पाकिस्तानी इलेक्शन में अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी अब कू करना नहीं चाहती है, अब सत्ता पलट करना नहीं चाहती है। अब वो चाहती है कि अपना पपेट रखे, अपना एक बंदा रखे आगे, जैसे इस केस में इमरान खान है। हमने ये नहीं भूलना चाहिए कि LET के बाशिंदे भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और एक फजरुल करके जो टेररिस्ट है, डेजिग्नेटेड UN टेररिस्ट हैं, उन्होंने पाकिस्तानी इमरान खान की जो पार्टी है उसे ओपन सपोर्ट दिया है। कहने का मतलब ये है कि आने वाले ये जो पाकिस्तान के इलेक्शन है, इसमें आर्मी अब एक सीधा रोल प्ले कर रही है। पाकिस्तान में अगर इमरान खान की पार्टी जीतती है और उसमें किसी तरह का सपोर्ट LET जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के बैकअप पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज करती है, तो मेन स्ट्रीमिंग ऑफ टेररिज्म पाकिस्तान में हो। यानी साफ है कि इस बार मैदान में इमरान के सिर पर कप्तानी का ताज सिर्फ दिखावे का रहेगा। फील्डिंग तो पाकिस्तान की फौज ही सजाएगी।
बल्लेबाजी का क्रम आईएसआई तय करेगी और कब कहां कैसे अपने किस मोहरे को बोल्ड करना है पाकिस्तानी फौज को अच्छी तरह आता है। वरना ऐन चुनाव से पहले बेटी समेत नवाज जेल में न होते। आईएसआई वालों ने मेरे चीफ जस्टिस को अप्रोच करके कहा कि हमने इलेक्शन तक नवाज शरीफ और उसकी बेटी को बाहर नहीं आने देना, शौकत अजीज सिद्दीकी को बेंच में मत शामिल। इमरान खान के नए पाकिस्तान के सपने में रोटी से लेकर रोजगार तक और रसूख से लेकर रिश्तों तक का ब्लूप्रिंट है, लेकिन पाकिस्तान में पनप चुके आतंकवाद के नाम पर गहरा सन्नाटा है। कश्मीर के नाम पर हाफिज, मुशर्रफ और मक्की जैसे डायलॉग हैं। फर्क बस इतना है कि जुबान का जो जहर है वो चाशनी में लिपटा हुआ है। कश्मीर में जो हालात हैं और जो कश्मीर के लोगों ने पिछले 30 साल में जो उनकी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं, जो होनी थी, अगर फ़ौज से मसले हल हों और शहरी इलाकों में आप फ़ौज लेके जाएंगे, कहीं भी दुनिया की फ़ौज जब शहरी इलाके में जाती है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन। प्रधानमंत्री अभी बने नहीं है, लेकिन इमरान को कश्मीर में आतंकियों के मानवाधिकार की चिंता सताने लगी। आतंकवादियों के दर्द से उनका कलेजा फटने लगा। आतंकवादियों और अलगाववादियों की पीड़ा का वो मातम मनाने लगे। लेकिन पीओके और बलूचिस्तान में रोज मारे जाते लोगों की लाशें उन्हें नहीं दिखती हैं। पाकिस्तान के हर गली मोहल्ले में पनपती आतंक की फैक्ट्रियां उन्हें नहीं दिखती हैं। बॉर्डर पर लगातार बढ़ते जाते आतंक के अड्डे उन्हें नहीं दिखाई देते हैं। और न ही उन्हें दिखाई देती है पाकिस्तानी फौज की वो गुस्ताखियां जो ईद और रमजान पर भी हिंदुस्तानी बॉर्डर पर गोलियां बरसाती है। खान साहब, आप तो खिलाड़ी हैं, कुछ तो नियम यहाँ भी फॉलो किए होते। अपने मुल्क की तरफ से आपको कहना चाहता हूं कि कहीं नवाज शरीफ को देके आपको गलतफहमी ना हो जाए, कहीं ये गलतफहमी ना हो जाए। ये सारी कौम खड़ी है इकट्ठी अपनी फौज के साथ। बात सिर्फ इतनी सी है कि इमरान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे अंग्रेज पॉलिटिशियन है, तो लहजे में नफासत है, वरना एजेंडा तो ये भी वही है जो आतंकी हाफिज सईद हर रैली में चीख चिल्लाकर सुनाता घूमता है। मेरी बात सुन लो, कश्मीर से इंतकाम का रास्ता बन रहा है, निकल रहा है, चल रहा है। अब ये नई हुकूमत आने वाली है। कल मैंने इमरान खान की बात सुनी, कहने लगा कि मैं पाकिस्तान को मदीने की तर्ज पर एक रियासत बनाने की कोशिश करूंगा। वल्लाह बड़ी खुशी हुई इस बात की, बड़ी खुशी हुई। हाफिज तो घोषित आतंकी है जो बाकी टेररिस्ट्स की तरह पाकिस्तानी फौज के इशारों पर चलते हैं। पर क्यों ना इमरान को भी फौज और आईएसआई की कठपुतली ही माना जाए, क्योंकि आवाज में तो उनकी भी पाकिस्तानी फौज के शब्द शामिल हैं। मैं ये चाहूँगा कि अगर हिंदुस्तान की लीडरशिप तैयार है, हम बिल्कुल तैयार हैं कि हम अपने ताल्लुकात बेहतर करें। आप एक कदम हमारी तरफ आएंगे, हम 2 कदम आपकी तरफ जाएंगे। सच है, भारत एक कदम चलता है दोस्ती की ओर, पाकिस्तान 2 कदम दुश्मनी की ओर चल पड़ता है। हमने कदम बढ़ाया लाहौर में, पाकिस्तान ने करगिल युद्ध छेड़ दिया। हमने कदम बढ़ाया आगरा में, पाकिस्तान ने भारत की संसद पर हमला करवा दिया। हमने कदम बढ़ाया 2008 के व्यापारिक बातचीत से, पाकिस्तान ने मुंबई में 26/11 की साजिश रच दी। इमरान ने चंद कदमों के जरिए 2 देशों की दूरियां तो नाप ली, लेकिन कितना अच्छा होता कि इमरान को हिंदुस्तान की तरफ से 26/11 हमले के मामले में पाकिस्तान को सौंपे गए हजारों पन्नों के डॉसियर भी याद रहते। पठानकोट एयरबेस और गुरदासपुर में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी संयुक्त जांच टीम को दिया गया मौका दिखाई दिया होता, सैयद सलाहुद्दीन की जुर्रतें दिखाई दी होती, दाऊद का पता दिखाई दिया होता, कुलभूषण जाधव के परिवार के साथ की गई अमानवीय हरकतें दिखाई दी होती, कसाब का कबूलनामा सुनाई दिया होता, हाफिज और मक्की की गीदड़ भभकियां सुनाई दी होती। लेकिन जब जमीर ही षड्यंत्रकारियों के यहाँ गिरवी पड़ा हो तो काहे का कहना सुनना, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। भारत में कहावत है, पूत के पांव पालने में ही पता चल जाते हैं। इमरान ने पाकिस्तान के नाम अपने संबोधन में जिस तरह पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते सुधारने के क्रम में सबसे आखिर में जाकर हिंदुस्तान का जिक्र किया,
उससे पता चलता है कि हिंदुस्तान से अच्छे संबंध उनकी वरीयता में हैं कहां। वैसे भी वो हिंदुस्तान के खिलाफ जिस जुबान का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं, बहुत ज्यादा उम्मीदें उनसे रखी भी नहीं जा सकती। नरेंद्र मोदी, कान खोल के सुन लो, पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी कौम सब एक है। मैं तो सबसे ज्यादा कहा था, हिंदुस्तान की मीडिया पर विलेन बनाने का आरोप लगाने से पहले इमरान को अगर अपना ये और इस जैसे तमाम बयान याद रहे होते तो यकीनन उनकी जुबान बोलते समय लड़खड़ा गई होती। लेकिन जब उनकी पूरी इलेक्शन कैंपेन ही भारत के प्रधानमंत्री और भारत के विरोध में रही हो तो क्या क्या याद रखे और कितना याद रखे। जब भी छोटा सा कोई धमाका होता है हिंदुस्तान में, सबसे पहले अभी तफ्तीश भी नहीं होती, सारी उंगलियां पाकिस्तान पे। इमरान के मुंह से रिश्ते बहाली के लिए भारत पर इल्जाम लगाना हजम नहीं होता। तब जब हाल ही में उन्होंने हिंदुस्तान के साथ जंग तक की धमकी को चुनावी हथियार बनाया था। तुम आखिर में एक तासुब पसंद, एक इंतहा पसंद इंसान हो जो समझता है कि हिंदुस्तान कोई बहुत बड़ी ताकत बन गई है और वो जाके जोर दिखा के सारे अपने जो इर्द गिर्द हमसाए हैं उनको प्रेशराइज कर सकता है। देखो नरेंद्र मोदी, ये पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी नवाज शरीफ नहीं है, हर पाकिस्तानी नवाज शरीफ की तरह बुज़दिल नहीं होता। पाकिस्तान में क्या बदलेगा, कितना बदलेगा, ये पाकिस्तान जाने, उसकी सियासत जाने। लेकिन इतना तय है कि नवाज हो या इमरान खान हो, पाकिस्तान में हुकूमत फौज की ही रहेगी और फौज की मनमानी के चलते रिश्तों की बर्फ पिघलना इतना आसान नहीं होगा। इमरान खान को पाकिस्तान की सियासी कप्तानी तब मिली है जब उनका मुल्क कंगाली के कगार पर खड़ा है। उसकी संप्रभुता चीन के हाथों गिरवी है और पूरा पाकिस्तान मानो बारूद के ढेर पर एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर बैठा हुआ है। कमोवेश जब पाकिस्तान टीम की कमान मिली थी इमरान खान को, तब उनकी टीम के हालात भी कुछ ऐसे ही थे। 26 साल पहले पाकिस्तान को जश्न का ये मौका मिला था तो इसके पीछे एक ही इंसान का जुनून था और वो नाम था इमरान खान। I'm sure that this World Cup will go a long way towards completion of this obsession. हारे हुए हौसलों वाली टीम विश्व विजेता बनी तो पूरा पाकिस्तान कई दिनों तक जश्न में डूबा रहा। दशकों तक फौजी तानाशाही के जूतों तले कुचला गया मुल्क सामूहिक तौर पर खुश हुआ था। की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है ये बेहतर कप्तान थे, बेहतर प्लेयर थे, इन्होंने पाकिस्तान की पूरी टीम संभाली। ऑलराउंड देखा जाए तो इनसे बेहतर कौन हो सकता है। एक क्रिकेटर के तौर पर इमरान खान कैसे लगते थे आपको? बड़ा ज़बरदस्त बॉलर था, ज़बरदस्त बैट्समैन था और एक स्पोर्ट्समैन था। इसका स्पिरिट जो था ना, स्पोर्ट्समैन का स्पिरिट था। कोई वो किसी के बारे में वो एंगर नहीं था। अगर दूसरी टीम जीते तो बहुत खुशी से इसे कबूल करते थे, अगर खुद हार जाते थे। और इसके बारे में तो ये कहा था जब ये बॉलिंग करने आता था, ही इज़ बीन इमरान। वो ये नहीं कहते थे कि इमरान ने बॉल कर दिया, उसका ही इज़ बीन इमरान। हर साल 350 अरब लाहौर पे खर्च होता है, किधर में आता है? इस बार हारे हुए हौसलों वाला मुल्क मिला है तो पाकिस्तान फिर उम्मीद से है कि इमरान उन्हें उबारेंगे, उनका खोया सम्मान वापस लाएंगे। सियासत की पिच पर भी इमरान बिखरते मुल्क को एक करेंगे, लड़ेंगे एक सिपाही की तरह और जीतेंगे एक कप्तान की तरह। तो ये भी सीखेंगे आई एम श्योर, क्योंकि ये ओपन माइंडेडली एक अच्छी नीयत के साथ, नीयत होनी चाहिए आदमी को गवर्नेंस की, अच्छी नीयत के साथ ये गवर्न करने आए हैं। तो मुझे यकीन है कि ये सीखेंगे और फिर अच्छी चलाएंगे और आवाम की खुशहाली, जो वो कहते हैं कि मैं इनके, ये तो चाहते हैं कि आवाम को खुशहाली दें, बड़ी अच्छी बात है, तो देंगे इंशाल्लाह, सीखेंगे कैसे करना है। 1971 में तेज गेंदबाज के रूप में इमरान पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हिस्सा बने और जल्द ही दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में उनकी गिनती होने लगी। 1982 में वो पाकिस्तानी टीम के कप्तान बन गए।
सबसे बड़ा पल उनकी जिंदगी में तब आया जब 1987 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया और इमरान ने संन्यास की घोषणा की। तब तत्कालीन तानाशाह राष्ट्रपति जियाउल हक ने कहा, हार से दिल छोटा नहीं करते, आप तैयारी करें और 1992 में वर्ल्ड कप जीत कर लाएं। और हाँ, आप मुझे ना नहीं कह सकते, ये देश का सवाल है। 1988 में इमरान टीम में बतौर कप्तान लौटे और पूरी टीम को अनुशासन के एक सूत्र में बांधा। 1992 में टीम शुरू के 3 मैचों में हार गई। चौथे में इंग्लैंड के खिलाफ 70 रन पर पाकिस्तान ऑल आउट हो चुका था। बारिश की वजह से अंक बटे और पाकिस्तान को एक और मैच खेलने का मौका मिल गया। तब इमरान ने टीम को इकट्ठा किया और कहा, हम ये वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, जाओ सो जाओ। इसके बाद क्या हुआ वो पाकिस्तान के मुट्ठी भर उपलब्धियों वाले इतिहास में दर्ज है। इमरान ने शायद पहली बार तब एक लीडर के तौर पर टीम को तैयार किया। उनकी टीम में तब जो खिलाड़ी थे वो अपनी क्रिकेट की काबिलियत से ज्यादा झगड़ों के लिए मशहूर थे। सिलेक्टर्स और बोर्ड मेंबर्स हावी रहा करते थे। इमरान ने अपनी शर्तों पर टीम को जीतना सिखाया, लड़ना सिखाया और इसके लिए सबसे पहले खुद को उदाहरण बनकर दिखाया। लेकिन वो 11 लोगों की टीम के साथ 22 गज की पट्टी का अनुशासन था। तब इमरान ने किसी की नहीं सुनी, सबको अपनी सुनने पर मजबूर किया और पाकिस्तान को क्रिकेट में विश्व विजयी बनाया। अब लगभग 20 करोड़ की जनता और आतंक, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर बटा हुआ पूरा पाकिस्तान। अगर इमरान एक बार फिर से 92 जैसी कप्तानी पारी खेल गए तो हो सकता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल सुधर जाए। लेकिन ये इस बात पर निर्भर करेगा कि 65 साल के हो चुके इमरान में पाकिस्तान के छद्म भाग्य विधाताओं से जूझने का कितना मादा बचा है और कितनी मजबूत बची है उनकी रीढ़ की हड्डी। उम्मीद करते हैं जो भी उन्होंने आज कहा है कि उसको मेरे ख्याल में उनको फुलफिल करना चाहिए, क्योंकि जब आपको अपनी पब्लिक अगर चुन के लाती है तो उनके पूरे काम करने पड़ते हैं। मैं समझता हूँ कि उनका जो इमरान खान की राजनीति अगर फौज की जी हुजूरी के इल्जामों से घिरी है तो वो बेवजह नहीं है। इमरान की पूरी सियासत दरअसल टेस्ट मैच की 2 इनिंग्स की तरह है, 2 इनिंग्स में बटी हुई है। एक 2013 के पाकिस्तानी आम चुनावों से पहले की, दूसरी उसके बाद की। 2013 के चुनावों से पहले तक वो आतंकवाद, पाकिस्तानी फौज की भूमिका और भारत के साथ अच्छे रिश्तों जैसे मुद्दों पर ताबड़तोड़ बैटिंग किया करते थे। लेकिन अब तो उनकी टीम में ही आईएसआई, फौज और आतंकी शामिल हो गए। भी सही तो अभी भी लाहौर में स्पीचेस देता है और वहां पे लोगों को कहता है कि जाओ हिंदुस्तान में लोगों को मारो। ये तो एक आतंकवादी है जो अभी भी लगातार टेररिज्म की बातें करता है। ये कोई छिपी छिपाई बात नहीं है, तो खुलेआम हो रहा है। हमारे पाकिस्तान में नहीं होगा ये। आप ये वादा कर रहे हैं? मैं आपको अपना वर्ड दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आगे जो आपने जाना है उसके अंदर ये नफरतों की या पॉलिटिक्स, ये नफरतों के ऊपर जो कैशन करते हैं लोग, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। लेकिन आप किसी आदमी को, वो हाफिज सईद साहब यहां खुल के फिर रहे हैं, अगर आपको कोई किसी किस्म का उनके ऊपर एलिगेशन है, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, अपनी अदालतों में जाएं। लेकिन आप अदालतों, वो एक पाकिस्तानी शहरी के ऊपर बाहर से आपने फैसला कर दिया कि जनाब इसके ऊपर हेड मनी लगा दी है। ये कोई मुल्क अपने मुल्क में अलाउ करता है? एक आतंकवादी हाफिज के ऊपर इमरान की शख्सियत के ये वो 2 पहलू हैं जो उनकी सियासत की मुकम्मल तस्वीर बनाते हैं।
आज आतंकवाद उनके लिए कोई मुद्दा नहीं। कभी पूरे पाकिस्तान से आतंकवाद को खत्म करने का फॉर्मूला वो जेब में लिया घुमा करते थे। 19 तो फिर भी ज्यादा, 9 डेज में खत्म हो सकती है मेन करप्शन। मैं आपको बताता हूं क्यों, कौन करप्शन करता है। अगर आपका वजीर आजम ईमानदार हो, आपके वजीर ईमानदार हो, पाकिस्तान के अंदर यह है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे ऊपर से शुरू होती है करप्शन और नीचे तक पटवारी तक जाती है। अपने से अकाउंटेबिलिटी शुरू करेंगे और उसके बाद जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी जो भी, इनको हम ओपन वेबसाइट पर डाल देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि नैब यानी जो अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है इसको इंडिपेंडेंट कर दें। अब जब ये तय हो गया है कि इमरान ही होंगे पाकिस्तान के नए वजीर आजम, तब भी उनकी पार्टी अफगानिस्तान से लेकर कश्मीर पर तो बोल रही है, लेकिन पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर सिर्फ सन्नाटा है। Paradigm shift the globe is going to see and the world is going to see when Imran Khan takes over the charge of the government and the government formation is completed, because we believe that the peace of the world lies in Asia and peace of Asia lies in Afghanistan and the issue of Kashmir and the outstanding dispute between different nations. So Pakistan being one of these two major nuclear countries in the region is going to play the role of a healer, not a confrontationist. यूं तो पाकिस्तान से किसी तरह की उम्मीदें रखना ही बेमानी है, लेकिन अतीत में इमरान खान और हिंदुस्तान के बीच रिश्ता ऐसा रहा है कि उम्मीदें खुद ब खुद हो जाती हैं। इमरान खान पहले ऐसे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री होंगे जिनके हजारों फैंस पहले से हिंदुस्तान में थे। हिंदुस्तान में उनके चाहने वालों की दीवानगी का आलम यह रहा कि एक समय में उनका नाम तक किलर खान पड़ गया था। वो पहले ऐसे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने हिंदुस्तान को बेहद करीब से देखा, करीब से हिंदुस्तानी भावनाओं को समझा। वो पहले ऐसे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री होंगे जो क्रिकेट की गलियों के रास्ते हिंदुस्तान के शहर शहर घूम चुके हैं। उनके एक पार्टीशन में यानी लाखों लोग मारे गए थे और बड़ी बुरी तरह मारे गए थे, लेकिन मैं जब हिंदुस्तान में क्रिकेट खेली, मैंने जब कपिल देव, सुनील गावस्कर, इनसे दोस्ती, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड ऑक्सफोर्ड में था वो हिंदुस्तानी विक्रम मेहता थे। तो हमने जब कांटेक्ट हुआ तो रियलाइज किया कि हमारी तो तारीख एक है, हमारे लोग एक है, कल्चर एक है, हम गाने एक सुनते हैं, फिल्में, तो उसके बाद तब चेंज आता है। ये जो मुल्क हमारे से आगे निकल गए। लेकिन अब बारी इमरान की है कि वो हिंदुस्तान से अपनी करीबी को ताकत बनाकर सचमुच नए पाकिस्तान में हिंदुस्तान के साथ नए और सकारात्मक समीकरण बनाते हैं, या फिर वही घिसे पिटे पाकिस्तानी ढर्रे पर चलते हुए हिंदुस्तान से दुश्मनी निभाते हैं। अब नया नेता आया है, सियासत से पहले बहुत दूर था, एक क्रिकेटर था। हम उम्मीद करेंगे कि क्योंकि फ़ौज ने भी इनको सपोर्ट किया है, और अगर वो सपोर्ट है सचमुच, तो जो इनका बयान है कि हिंदुस्तान के साथ हम अच्छा रिश्ता कायम करना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। पाकिस्तानी फ़ौज का सपोर्ट उन्हें कहीं पाकिस्तानी फ़ौज की कठपुतली तो नहीं बना देगा? देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि ये आदमी कठपुतली बनने के लिए तैयार होगा। बाकी वक्त बताएगा। मैं ये नहीं कह नहीं सकता कि आगे क्या होगा, वो तो वक्त ही बताएगा कि कैसे होगा। हाँ, आप भी देखेंगी, हम भी देखेंगे, मगर उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद है कि हो सकता है कि बहुत साल हमारे यहाँ 70 साल गड़बड़ रही है, हो सकता है अब ऊपर वाला भी कुछ रहम करेगा और हम इस गड़बड़ से निकलेंगे। इमरान से जो उम्मीदें हुई हैं वो नवाज या मुशर्रफ से कभी नहीं थी। इसकी बड़ी वजह यह है कि इमरान एक कामयाब स्पोर्ट्समैन रहे हैं, और एक स्पोर्ट्समैन की सोच हमेशा हार जीत से ज्यादा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को तरजीह देती है। उन्होंने अपने फैसलों से ये कई बार जाहिर भी किया। जमाइमा गोल्डस्मिथ से उनकी पहली शादी के बाद तो उन पर यहूदी खान होने तक का तमगा लग गया था। जमाइमा से बाद में तलाक हो गया। दूसरी बीबी रहम भी आरोपों की झड़ी लगाकर रुखसत हो गई।
तीसरी पत्नी बुशरा के बारे में ये कहा जाता है कि बुशरा एक इस्लामिक धर्मगुरु हैं और इमरान ने उनसे शादी ही इसलिए की ताकि पाकिस्तान के दक्षिणपंथी वोटर्स को लुभा सके। क्रिकेट के मैदान में इमरान खान की रिवर्स स्विंग वाले यॉर्कर से बड़े बड़े बल्लेबाज घबराते थे, और जब राजनीति में रिवर्स स्विंग डाली तो दो पार्टियों वाले पाकिस्तान की सियासी तस्वीर बदल कर रख दी। पर यह भी सच है कि 22 साल संघर्ष करने के बाद ही इमरान खान को सत्ता हासिल हुई। बाईस साल सियासत की पिच पर डॉट बॉल खेलते रहने के बाद इमरान को आखिरकार जीत का फॉर्मूला मिल गया, लेकिन इसके लिए उन्होंने जो रास्ता अपनाया उसने उन्हें एक और नाम दिया, तालिबान खान। जो इमरान 2012-13 तक आतंकवाद जैसे मुद्दे पर पाकिस्तानी हुक्मरानों से लेकर पाकिस्तानी फौज तक को खुलेआम खरी खोटी सुना दिया करते थे, अचानक उनका रुख बदल गया। फौज उनके लिए पाकिस्तान की तरक्की का एकमात्र जरिया रह गई और अमेरिका के बहाने आतंकियों की सहानुभूति पाना उनकी सियासत की एक चाल बन गई। हम जब पहले दिन इंशाल्लाह जब स्वेरिंग इन होगी तहरीक इंसाफ की प्राइम मिनिस्टर की, तो पहले दिन अनाउंस करेगा कि हम अमेरिका की जंग से डिसएंगेज कर रहे हैं। ना हम अमेरिकन एड चाहते हैं, ना हम ड्रोन अटैक्स चाहते हैं, क्योंकि ड्रोन्स भी उन्हीं लोगों को मार रहे हैं जिनसे पाकिस्तानी फौज लड़ रही है। तो इसलिए वो नैरेटिव ये कहता है कि जी ये अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं और अमेरिका की मर्सनरी फौज है। हम जब डिसएंगेज करेंगे और फिर हम अनाउंस करेंगे जहाद खत्म, क्योंकि हम अमेरिका की जंग नहीं लड़ रहे। तालिबान खान के साथ इमरान पर आरोप लगते रहे कि खैबर पख्तूनवा में उनकी प्रांतीय गठबंधन सरकार ने 2017 में हक्कानी मदरसे को $3 लाख की मदद की। हक्कानी मदरसे को एक तरह से तालिबानी बैकबोन माना जाता है। तालिबानी चीफ मुल्ला उमर इसी मदरसे से निकला था। इससे पहले तहरीक तालिबान का कमांडर अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया तो इमरान ने इसके लिए अमेरिका की पुरजोर मजम्मत की, और इस चुनाव में अमेरिका की टेरर वॉच लिस्ट में शामिल आतंकी संगठन हरकतुल मुजाहिदीन ने इमरान का खुला समर्थन किया। ये वही संगठन है जिसका मुखिया फजलुर रहमान लादेन का करीबी माना जाता था। लेकिन इस एक दांव से उन्होंने राजनीति की हैट्रिक जमा ली। पाकिस्तानी सेना भी खुश, ISI भी खुश और दहशतगर्द तंजीमें भी खुश। निशाना सटीक लगते देख इमरान ने पुराने मुद्दों को तिलांजलि दी। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की सियासत ने दशकों पुराने पारंपरिक प्रतिद्वंदी नवाज और भुट्टो की पार्टी को खारिज कर दिया। इमरान पाकिस्तान के नए सुल्तान बनकर उभरे। ये पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई चेंज होगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये जितने ऑब्जर्वर्स हैं ये सभी का यही कहना है इमरान खान मिलिट्री के कैंडिडेट है। और जो टेररिज्म की पॉलिसी है, जो कश्मीर में डिसरप्शन की पॉलिसी है, ये पॉलिसी पाकिस्तान आर्मी की है। और ये पाकिस्तान आर्मी को पहले भी इंडिपेंडेंस था अपने टेररिज्म की पॉलिसी को चलाने के लिए, अभी भी इंडिपेंडेंस रहेगा। इमरान खान कहने से फर्क नहीं पड़ेगा। हमको 22 साल की राजनीति में सिर्फ 5 साल के शॉर्टकट ने उन्हें पाकिस्तान के वजीर आजम की कुर्सी तक पहुंचा दिया। अगर इमरान को 22 साल पहले शुरू किया हुआ अपना राजनीतिक संघर्ष अब याद आ रहा है, तो जेल में बैठे नवाज शरीफ को भी 1992 का एक वाकया जरूर याद आ रहा होगा। If he was to go into politics, he'd be the right man to have on your team, would he? I offered him a long time ago, but he declined. I don't know why. Sensible. My offer is still valid. ये तस्वीर तब की है जब पाकिस्तान को क्रिकेट में विश्व विजयी बनाने के बाद नवाज शरीफ और इमरान खान की मुलाकात हुई थी। नवाज शरीफ तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फौज के लाडले हुआ करते थे, जबकि इमरान खान सिर्फ एक सुपरस्टार स्पोर्ट्समैन। तब नवाज ने इमरान को अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया था। इमरान आदतन बस मुस्कुराकर रह गए थे। If he was to go into politics, he'd be the right man to have on your team, would he? I offered him a long time ago, but he declined. I don't know why. Sensible. My offer is still valid. और अब 26 साल बाद इमरान खान उन्हीं नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार का खलनायक साबित करके प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं।
फौज के प्यारे सितारे आज वो हैं, नवाज शरीफ जेल में। लोग क्रिकेट के बारे में कहते हैं कि वो अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन इमरान की इस पारी ने सियासत को भी ऐसा ही बना दिया है। इमरान खान, इमरान खान। वनडे और टेस्ट मैच मिलाकर इमरान खान ने हिंदुस्तान के खिलाफ कुल 52 मैच खेले हैं, जिसमें जीत हार का लगभग 50-50 का रिकॉर्ड रहा है। अगर तो इमरान खान अभी भी भारत से कोई मैच खेलना चाहते हैं तो हार के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन अगर वो एक पड़ोसी से सहयोग करने की सोच रहे हैं तब बात बन सकती है। पर उनके रास्ते में चुनौतियां कम नहीं है। मैं वो पाकिस्तानी हूँ जो शायद हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वाकफियत लोगों से है। हिंदुस्तान सारा फिरा हूँ। लगता है इमरान को यह नहीं मालूम कि सियासत में जिंदा वादों से ज्यादा गड़े मुर्दे काम आते हैं। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के साथ तिजारत की वकालत तो कर ली, लेकिन ये भूल गए कि इसी मुद्दे पर नवाज को भ्रष्टाचारी बताते हुए उन्होंने सबसे ज्यादा घेरा था। ओपनिंग शॉट में ऐसी गलती शायद जनता माफ नहीं करेगी। जनता माफ भी कर दे तो कर दे, लेकिन उनका क्या जिनके हाथों की वो कठपुतली है? क्या पाकिस्तानी फौज उन्हें भारत से रिश्ते सुधारने देगी? पहली बात तो आतंकवादियों के साथ वो उनका सहयोगी है, और दूसरा पाकिस्तान की आर्मी नहीं चाहेगी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते आपस में सुधरे। अगर हम भारत की बात छोड़ भी दें, तब भी इमरान जिन वायदों के साथ सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे हैं, उन्हें अगर पूरा कर गए तो पाकिस्तानी इतिहास में उनका नाम नायकों की तरह हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। लेकिन चुनौतियां जो सामने है वो इतनी आसान भी नहीं है। पाकिस्तान का निर्यात पिछले 3 सालों में 13% घटा है, जबकि आयात 16% बढ़ा है। पाकिस्तान पर मौजूदा वित्त वर्ष में 93.4 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है, जिसके 2023 तक दोगुना हो जाने का अनुमान है। पाकिस्तान के 44% बच्चे स्कूल नहीं जाते और 43% सरकारी स्कूलों में बेसिक सुविधाएं नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ 55% लोग साक्षर हैं और साक्षरता के मामले में पाकिस्तान सार्क देशों में 6ठे नंबर पर है। पाकिस्तान की 80% आबादी को पीने का साफ पानी नहीं मिलता। मानव विकास सूचकांक में पाकिस्तान 147वें स्थान पर है और वहां की 30% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। इस सब के अलावा सत्ता तक पहुंचने के लिए इमरान ने हाफिज, मक्की, तालिबान, हक्कानी जैसे जिन तमाम भस्मासुरों से हाथ मिलाया है, उनमें से कब किसका हाथ उनके गिरेबां तक पहुंच जाए कौन जाने। रही बात दुनिया भर में पाकिस्तान की खोई इज्जत लौटाने की, तो पहले अपने देश के ऊपर से टेररिस्तान का तमगा हटाने की कोशिशें करके देख लें तो प्रैक्टिस बेहतर हो जाएगी। लेकिन जिस तरह राष्ट्र के नाम पहले ही संदेश में वो मुश्किल गेंदों को डक करते दिखे, उससे लगता नहीं कि वो खुलकर खेल पाएंगे। जब एक क्रिकेट मैच खेला जाता है तो उसके कई नतीजे हो सकते हैं। मैच ड्रॉ हो सकता है, टाई हो सकता है, जीत हार हो सकती है, मैच अबैंडन भी हो सकता है। लेकिन द्विपक्षीय रिश्तों का नतीजा अगर अपने पक्ष में चाहिए तो इमरान खान को अपनी टीम जरा सावधानी से चुननी होगी। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो सब्सक्राइब करिए भारत तक और दाहिने कोने में जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे।